दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सूचकांक का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करा रहे हैं। तो बच्चों सूचकांक को हम इंग्लिश में इंडेक्स नंबर कहते हैं। इसके ऊपर हमने बच्चों ऑलरेडी एक वीडियो सीरीज बनाई हुई है जो कि बाइलिंगुअल वीडियो कोर्स के अंदर है, और यहाँ पर हम बच्चों हिंदी में आपको वीडियो को समझा रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि हम यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा यूजीसी नेट और भी तमाम तरीके के कोर्सेज बनाते हैं जो कि आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, तो सब कुछ आपको मिलेगा बच्चों, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर का जो हमारा टॉपिक है। तो बच्चों इंडेक्स नंबर के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इंडेक्स नंबर जो है उसको एक्चुअली इंडेक्स नंबर जो है वो एक सांख्यिकी मेजर है, सांख्यिकी का एक विधि है। अब ये सांख्यिकी की बहुत सारी विधियों से इंडेक्स नंबर किस तरीके से अलग है वो भी हम एक तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंडेक्स नंबर एक सांख्यिकी माप है जो आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनमें सापेक्षिक परिवर्तन को मापता है। तो यहाँ पर सबसे पहला एक आधार वर्ष जरूरी है। मान लीजिए हम एक किसी भी वर्ष को आधार वर्ष मान लेते हैं। मान लीजिए हमने 2013-14 को आधार वर्ष मान लिया, ठीक है, और अभी वर्तमान में मान लीजिए चल रहा है 2021 या 2020-21 मान लीजिए चल रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि 2020 वैसा लगा कि 21-22 चल रहा है, वैसे तो मैं 21-22 ही कर देता हूँ, 21-22 चल रहा है। तो जो कीमतें हैं वो डेफिनेटली चेंज हुई होंगी, यानी कि कितने परसेंटेज चेंज हुआ, तो यहां पर उस परसेंटेज चेंज को निकालने का जो काम करता है वो है सूचकांक। लेकिन बच्चों यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि सूचकांक बनाते समय आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक तो सूचकांक में आधार वर्ष का होना जरूरी है, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा कि हम किसकी तुलना किससे कर रहे हैं, यानी कि आधार वर्ष हमारा लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हमें पता चलेगा कि हम तुलना कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए कहता हूं कि कीमतें 100% बढ़ गई, या मान लीजिए मैं कहता हूं कीमतें 20% बढ़ गई, तो किसके मुकाबले 20% बढ़ गई ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो सूचकांक जो है वो आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में, यानी कि जो बेस ईयर है उसके मुकाबले जो करंट ईयर है उसमें कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है इसको मापता है। अब बच्चों कीमतों में परिवर्तन मापते समय एक समस्या और आती है बच्चों, वो ये आती है कि कीमतों में जो परिवर्तन होता है वो औसत रूप में मापा जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए 10 वस्तुएं ए बी सी डी, तो हो सकता है कोई 20% बढ़ी हो, कोई 10% बढ़ी हो, कोई 100% बढ़ी हो। तो सूचकांक जो है वो तीनों का औसत दिखाता है, यानी कि सूचकांक जो है वो कीमतों में निरपेक्ष वृद्धि को नहीं दिखाता। ये नहीं बताता कि कीमतों में दुगनी हुई है या 3 गुनी हुई है, बल्कि आपको जितनी भी वृद्धि हुई है उसको औसत रूप में व्यक्त करेगा, ठीक है। तो ये याद देखिएगा कि सूचकांक बनाते समय हम आधार वर्ष की तुलना चालू वर्ष से करते हैं। दूसरा, सूचकांक जो है वो कीमतों में होने वाली औसत वृद्धि को दिखाता है, और ये परिवर्तन निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष है, यानी कि परसेंटेज परिवर्तन है। क्योंकि देखिए कई वस्तु ऐसी होंगी जो क्विंटल में मापी जाती हैं, कई वस्तु ऐसी होंगी जो किलो में मापी जाती हैं, कई वस्तु ऐसी होंगी जो लीटर में मापी जाती हैं, कई सारी सेवाएं भी होंगी जिनको मापने के लिए कोई विशेष पैमाना नहीं है। तो सूचकांक जो है वो सभी को परसेंटेज में कन्वर्ट करता है। मान लीजिए 5 कुंटल था 100 रुपए का, अब 6 कुंटल हो गया, 5 कुंटल अब मान लीजिए हो गया 150 रुपए का। तो कुंटल कुंटल में मेजर कर रहे हैं, किलो किलो में मेजर कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो सांख्यिकी है वो आपको एक तरीके से आप कह सकते हो किसी भी क्वांटिटी में हो, किसी भी यूनिट में हो, वो आपको परसेंटेज में मेजर करके दिखा देगा। तो इस तरीके से बच्चों 3 बेसिस बातें हैं जो आपको सांख्यिकी के बारे में समझनी चाहिए। सबसे पहला जो परिवर्तन है वो संख्या सापेक्षिक माप के रूप में मापा जाता है, यानी कि परिवर्तन का सापेक्षिक माप का मतलब है कि जो हमारा जितना भी परिवर्तन हुआ है वो परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, यानी कि परसेंटेज में, अनुपात में, इन्हीं को तो सापेक्षिक रूप बोलते हैं। निरपेक्ष का मतलब है 10 रुपए से 6 रुपए होना, यानी कि 2 रुपए बढ़ा। सापेक्षिक का मतलब है 4 से 6 होने का मतलब 2 रुपए बढ़ा, या 4 रुपए से 6 रुपए का मतलब 2 रुपए बढ़ा, ये निरपेक्ष रूप है। लेकिन सापेक्षिक में इसी को 50% बोलेंगे। तो सापेक्षिक रूप में हमेशा ये व्यक्त करता है, यानी कि जो भी परिवर्तन सांख्यिकी में दिखाए जाते हैं वो हमेशा सांख्यिकी, और इसके अलावा जो संख्यात्मक रूप में व्यक्त होते हैं, दुगुना 4 गुना, ये सब सांख्यिकी नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि 20% बढ़ा है, तभी पता चलेगा एग्जैक्ट।
यानी कि एक तो ये परसेंटेज में होता है, दूसरा वैल्यू होती है, कोई मात्रा नहीं होती है, कोई गुणात्मक तथ्य नहीं होते सांख्यिकी में। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि जो सूचकांक है वो 120 हो गया। 120 सूचकांक का मतलब है कि आधार वर्ष में अगर बेस 100 था तो अब 120 का मतलब 20% बढ़ गया। तो ये जो है वो संख्याओं में व्यक्त होता है। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि सांख्यिकी हमेशा औसत रूप में दिखाता है, यानी कि सभी वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हो सकता है किसी वस्तु की कीमत ज्यादा बढ़ी हो, किसी वस्तु की कीमत बहुत कम बढ़ी हो सकता है किसी वस्तु की कीमत बढ़ी ही ना हो सकता है किसी वस्तु की कीमत घट गई हो। तो जब हम सांख्यिकी निकालते हैं, जब हम सूचकांक निकालते हैं सांख्यिकी विधियों के माध्यम से, तो हम सभी वस्तुओं का से औसत के रूप में इसको व्यक्त करते हैं, जो कि बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों सूचकांक जो है उस समय का और स्थान के संदर्भ में मापा जाता है, नहीं कि अलग अलग समय पर सूचकांक की रचना की जाती है। जैसे मान लीजिए ये 2013-14 है, 20-21 है, और इसी के साथ साथ स्थान के रेफरेंस में भी दिल्ली का जो सूचकांक है टीचरों का, हो सकता है बिहार के सूचकांक टीचरों से अलग हो। तो अलग अलग स्थानों के हिसाब से भी सूचकांक बनाए जाते हैं, अलग अलग समय के हिसाब से भी सूचकांक जो है वो परिवर्तनों को मापता है। तो ये बच्चों सांख्यिकी सूचकांक की कुछ विशेषताएं जो आपको दिमाग में रहनी चाहिए। तो बेसिक अगर हम आपको सिंपल सरल शब्दों में दोबारा से इसका मीनिंग बताएं तो सूचकांक एक ऐसा सांख्यिकी माप है जो आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में जो सापेक्षिक परिवर्तन हुआ है, किसके रेफरेंस में, समय के रेफरेंस में और स्थान के रेफरेंस में, उसको व्यक्त करता है। तो बच्चों यहाँ पे सूचकांक बनाते समय आपको कई सारी समस्याएं भी आती हैं, कई सारी सावधानियां आपको रखनी पड़ती हैं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं आगे आगे। तो सबसे पहले सूचकांक बनाने की जो समस्या आती है वो सूचकांक का उद्देश्य। देखिए अलग अलग सूचकांक उद्देश्यों के लिए अलग अलग सूचकांक बनाए जाते हैं। अगर आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को में कितना परिवर्तन हुआ है तो IIP है, ठीक है, यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है। आपको मान लीजिए रिटेल कीमतों के बारे में पता करना है तो आपको उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। थोक कीमतों में जो परिवर्तन हुआ उसके लिए थोक कीमत सूचकांक है। यानी कि मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आपको सूचकांक बनाने पड़ते हैं। इसलिए सूचकांक की रचना करते समय आपके माइंड में यह बात क्लियर होनी चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए सूचकांक बनाया जा रहा है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप डेटा इकट्ठा करो, उसी के अकॉर्डिंग आप सूचकांक निकालो। तो यह पहली शर्त जरूरी है बच्चों। इसके अलावा बच्चों आधार वर्ष का चुनाव। देखिए जब आप तुलना करते हो तो किसी ना किसी से तो तुलना करोगे। बेस का मतलब बच्चों ये है, देखिए बेस ईयर में हम क्या करते हैं, बेस ईयर जो होता है आधार वर्ष, उसमें हम इंडेक्स नंबर को 100 मान लेते हैं। यानी कि बेस ईयर 100 का मतलब ये हुआ कि जो करंट ईयर में मान लीजिए इंडेक्स जो है वो 180 है, तो बेस ईयर में 100 था, 180 का मतलब 80% तक कीमतें जो है वो बढ़ चुकी है। अब कौन सी कीमत है, मात्रा है या क्या है, वो तो इंडेक्स नंबर के ऊपर डिपेंड है। तो बेस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बेस ईयर एक सामान्य वर्ष होना चाहिए जो करंट ईयर से बहुत दूर और बहुत पास नहीं होना चाहिए। इसीलिए सरकारें समय समय पर बेस ईयर बदलती रहती हैं। तो यहां पर मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जो बेस ईयर है वो एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। कोरोना का काल है 2020 में भी, 2021 में भी, इसको आप बेस ईयर कैसे मान सकते हो? अर्थव्यवस्था उथल पुथल की स्थिति में है। तो बेस ईयर सामान्य वर्ष का मतलब है ना युद्ध हुआ हो, ना बाढ़ आई हो, ना भूकंप आया हो, एक तरीके से अर्थव्यवस्था में कोई भी ज्यादा उच्चावचन ना आया हो, तो इस तरीके का बेस ईयर है। और बेस ईयर के आधार पर ही करंट ईयर का कल्पना की जाती है, तुलना की जाती है। इसके अलावा बच्चों वस्तुओं और सेवाओं का चुनाव की समस्या एक पैदा होती है, क्योंकि जब हम सूचकांक की रचना करते हैं तो अब मान लीजिए उपभोक्ता सूचकांक बना रहे हैं, मान लीजिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक हम बना रहे हैं, मान लीजिए, तो हमारे को 1000 तरीके की वस्तुएं जो उपभोक्ता यूज करता है, क्या सभी को शामिल कर लेना चाहिए? अब मान लीजिए मैं ही घर में सब्जी लेकर आता हूं तो 20 तरीके की सब्जियां लानी पड़ती हैं। कहते हैं बदल बदल के लाओ, बदल बदल के लाओ, सब्जियां वही 4 है, ठीक है, बदल बदल के कहां से लेकर आओ, लेकिन कहते हैं कि लोग बदल बदल की सब्जी लेकर आओ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम सब्जी को सूचकांक में शामिल करेंगे कि तो क्या 20 की 20 सब्जियों को शामिल करेंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते। तो सब्जी में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करती है सब्जी को वो टमाटर है, आलू है, तो उसको शामिल कर लिया। इसी तरीके से कपड़े को शामिल कर लिया, दूध को शामिल कर लिया। यानी कि तमाम वस्तुएं जो है जिनको उपभोक्ता यूज करता है सभी को शामिल नहीं कर सकते हो। इसीलिए एक उपभोक्ता होने के नाते आपको उन वस्तुओं को शामिल करना पड़ता है जो ज्यादा मात्रा में रिप्रेजेंट करती हो। तो सूचकांक बनाते समय यह भी समस्या आती है कि कौन कौन सी वस्तुओं को आप सूचकांक में शामिल करो जो आपकी नजर में या जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी नजर में या सरकार के जो अथॉरिटी है जो सूचकांक बना रही है उसकी नजर में सही मायनों में अन्य वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती हो। इसके अलावा बच्चों वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का चुनाव। देखिए कीमतों के बारे में बात करें तो अलग अलग बाजारों में आपने देखने को मिलेगा कि कीमतें बहुत अलग अलग होती हैं। थोक बाजार में कीमत अलग होती है, फुटकर बाजार में कीमत अलग होती है, फुटकर बाजारों में भी अलग अलग बाजार में अलग अलग कीमत होती है। अगर आप थोड़ी सी दूर पे चले जाओगे तो कीमतों में बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर बच्चों ये भी हमें याद रखना पड़ता है कि एक समस्या आती है कि कौन सी कीमतों को शामिल किया जाए।
इसके अलावा बच्चों भारांक देने की विधि, देखिए कई सारे ऐसे सूचकांक हैं जिनमें आपको वस्तुओं को उनके महत्व के हिसाब से भार देना पड़ता है। अब भार देने के कई सारे मेथड हैं, फिशर का मेथड है और भी कई सारे मेथड हैं जिसके बारे में हम आने वाले वक्त में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि भार देने के अलग अलग मेथडों से अगर आप अलग अलग मेथड यूज करोगे तो सूचकांक की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके हिसाब से कौन सा एप्रोप्रिएट भार देने की विधि है। इसके अलावा बच्चों सूत्रों का चुनाव भी करना पड़ेगा। कई सारे सूत्र है जिसके हिसाब से हम सूचकांक निकालते हैं। आप आने वाले वक्त में, आने वाले सीरीज में इन सबके बारे में पढ़ोगे भी आगे। तो कौन सा सूचकांक शामिल किया जाए, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है, जो समस्या आती है जिसके बारे में हम आपको बात कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी समस्याओं के बारे में बच्चों हमने आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा हम बात करते हैं सूचकांक के लाभ की या उपयोग की। तो सूचकांक बहुत ही जरूरी है बच्चों। सबसे पहला तो सूचकांक का पहला लाभ, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि जो किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है, किसी भी देश के लिए जरूरी है, तो सबसे पहला लाभ है कीमत स्तर में परिवर्तन या मूल्य में परिवर्तन का माप। देखिए समय समय पर कीमतों में परिवर्तन होते रहते हैं, मुद्रास्फीति आती रहती है। तो अगर आपको पॉलिसी बनानी है, सरकार को या आपको या इंडिविजुअल फर्म को, किसी को भी पॉलिसी बनानी है, तो कीमत स्तर के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि मुद्रास्फीति जो है, ठीक है, मुद्रास्फीति को मापने का भी एक तरीका होता है। तो मुद्रास्फीति जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो मूल्य में परिवर्तन के माप को दिखाने के लिए मुद्रास्फीति का भी प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपको एक आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बताना है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन कौन से इंडेक्स यूज किए जाते हैं। तो आप मुझे जरूर इस कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। मैं देखता हूं आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है कि नहीं आता। तो यहां पर आप इसका जवाब दीजिएगा कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन कौन से इंडेक्स यूज किए जाते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि मूल्य में परिवर्तन को मापने का काम भी इंडेक्स नंबर किया करता है। इसके अलावा बच्चों जीवन स्तर में परिवर्तन का ज्ञान, क्योंकि कीमतों में परिवर्तन होगा तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में भी परिवर्तन होगा। लिविंग स्टैंडर्ड में जो परिवर्तन होगा उसके बारे में बच्चों जो जानकारी है वो मिलती है इंडेक्स नंबर से। इसके अलावा सरकार जो है समय समय पर महंगाई भत्ता जारी करती है। प्राइवेट फर्म भी महंगाई भत्ता जारी करती है, क्योंकि सरकार जब जारी करती है तो उसी के अकॉर्डिंग कई बार प्राइवेट फर्में भी जारी करती हैं। तो कितना महंगाई भत्ता दिया जाए, कितना वेतन वृद्धि की जाए, कितना वेतन दिया जाए, इन सब के बारे में जो जानकारी है वो आपको इंडेक्स नंबर से ही मिलेगी। मोटे तौर पर इंडेक्स नंबर हमें बता देता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, जिसके द्वारा ही सरकार जो है ये फैसला लेती है कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ाया जाए। तो बच्चों महंगाई भत्ता क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। महंगाई भत्ता क्या है, एक तरीके का कंपनसेशन है कि ऊंची मुद्रास्फीति को कंपनसेट करने के लिए कर्मचारियों को ज्यादा पैसा दिया जाता है ताकि उनकी एक तरीके से रियल इनकम जो है वो समान रहे। मैं आपको बता देता हूं रियल इनकम क्या होती है। देखिए मनी इनकम होती है एम को डिवाइड कर दोगे प्राइस से तो इसे कहते हैं रियल इनकम, यानी कि ये हमारे पास रियल बैलेंस है, इसको हम बोलते हैं रियल बैलेंस। तो इसका मतलब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कीमतें बढ़ जाती हैं, मान लीजिए कीमतें बढ़ जाती हैं, एमपी बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली एम अपॉन पी में कमी आएगी और इसको बराबर रखने के लिए फिर आपको एम को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से सरकार महंगाई भत्ते का समन्वय करती है। उत्पादन के बारे में जानकारी के बारे में, यानी कि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है इसकी भी जानकारी हमें सूचकांक से लगती है। और साथ ही साथ सरकार को कई सारे लाभ होते हैं, सरकार कई सारी परियोजनाएं बनाती है, इसी के माध्यम से बनाती है। तो ये भी बच्चों आप हमें बताओगे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं सरकार जो चला रही है, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। तो सरकार जो लाभ है, यानी कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है और उन सबका जो आधार होता है वो सूचकांक के माध्यम से ही लगाया जाता है। लेकिन बच्चों ये कहना कि सूचकांक पूरी तरीके से 100% अच्छा होता है, ये भी गलत है। सूचकांक की अपनी बहुत सारी सीमाएं हैं। पहला तो सूचकांक पूर्ण सत्य नहीं होता। देखिए सूचकांक जो है वो सांख्यिकी के आधार पर बनाया गया है, जिसमें कुछ वस्तुओं को शामिल किया गया है, कुछ कीमतों को शामिल किया गया है। इसलिए सूचकांक के आधार पर ये कह दे, अगर मान लीजिए सूचकांक 150 आता है, 150 का मतलब है आधार वर्ष की तुलना में कीमतें 50% बढ़ गई, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि सूचकांक में तमाम तरीके की वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है बच्चों, कुछ ही वस्तुओं को शामिल किया गया है। और जब आप कुछ वस्तुओं के बेस पर सूचकांक निकालोगे तो यह जरूरी नहीं है कि जो सूचकांक निकाला गया है वो सर्वदा सत्य ही हो। इसके अलावा बच्चों सूचकांक के द्वारा अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तुलना करने के लिए हालांकि परचेजिंग पावर पैरिटी एक ऐसा तरीका है जिससे आप एक देश और दूसरे देश के जीवन स्तर का कंपेयर कर सकते हो, लेकिन सूचकांक ऐसा नहीं कर पाता बच्चों। सूचकांक इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हर देश की कीमत स्तर और लोगों का जीवन स्तर अलग अलग होता है। तो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग सूचकांक बनाए जाते हैं। वो आंतरिक तुलना तो कर लेते हैं, पर अंतरराष्ट्रीय तुलना सूचकांक के माध्यम से संभव नहीं है। इसके अलावा बच्चों समय, अगर मान लीजिए सम टाइम गया बहुत लंबा हो गया है तो भी सूचकांक में अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ परिस्थितियां, लोगों की आदत, लोगों का फैशन, लोगों का रिवाज,
तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं। तो ये सारे के सारे कारण हैं बच्चों जिसकी वजह से सूचकांक में एक तरीके की सीमा क्रिएट होती है। इसके अलावा बच्चों भार देने की कोई भी विधि आप कह सकते हो उपयुक्त नहीं है, हालांकि सभी विधियों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। तो सूचकांक में अगर आप भार देने का मेथड बदल जाता है तो आपका पूरा का पूरा कंक्लूजन ही बदल जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सूचकांक में भार देने में बहुत सारे दोष हैं। इसके अलावा जो सीमित उपयोग है सूचकांक के, सभी परिस्थितियों में आप सूचकांक का यूज नहीं कर सकते, और सूचकांक बनाते समय आमतौर पर थोक कीमतों को लिया जाता है, फुटकर कीमतों द्वारा लिए गए सूचकांकों का बहुत अभाव है बच्चों। तो ये सारी की सारी वजह है जिसके कारण सूचकांक बहुत लिमिटेड होता है। आने वाले वक्त में हम आपको सूचकांक किस तरीके से मेजर किया जाता है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में बताएंगे, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में बताएंगे, तमाम और क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जो कि सूचकांक से रिलेटेड होंगे। तो बच्चों आप ये सारी की सारी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में कौन कौन से तरीके यूज किए जाते हैं वो आप जरूर जवाब मुझे दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।